नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रो स्किल गेट योर ड्रीम जॉब में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, तो इसके बारे में पूरा हम आपको बताते हैं। अमूमन ये होता है कि बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है, अगर किसी को बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना होता है तो कहीं ना कहीं छोटे शहर के जो युवा होते हैं वो इसमें पिछड़ जाते हैं कि हमें इंटरव्यू में अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, किस तरह से प्रिपेयर होके आना है, किस तरीके से ड्रेसअप करना है, क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। और बड़े शहरों में ये व्यवस्था मिल रही है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और अब इस तरह का एक इंस्टीट्यूट रीवा में भी खुल गया है जो आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना सिखाएगा, किस तरह आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग देगा। तो यही है प्रो स्किल गेट योर ड्रीम जॉब। इस पर ध्यान दीजिएगा, गेट योर ड्रीम जॉब यानी आपको यहाँ पर आपका मनचाहा जॉब भी मिल सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप पर वर्क किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क किया जाता है, यही सब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से रीवा के युवाओं पर वो मेहनत कर रहे हैं, रीवा के युवाओं को काम दिलवाने के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स से सुना है कि ग्रेजुएशन के बाद ही यहाँ पर उन्हें 3-4 यहाँ तक कि 8 लाख के पैकेज मिले हैं और अच्छी कंपनीज़ में मिले हैं। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ राम हैं। राम, मेरा पहला सवाल ये है, हम देख रहे हैं कि आईटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और आने वाला समय भी आईटी का ही है, तो आईटी में क्या कुछ है? अगर स्पेशली आईटी की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स का है। तो हमने यहाँ पर जो प्लान है हमारा वो है रीवा को आईटी हब बनाने का। तो छोटे से छोटा कोर्स, और जैसे कि बात करें फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर टेस्टर, फिर उसके बाद हम अभी एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरह से हमारा जो फोकस्ड है कि हम बेसिक से बेसिक जो वेबसाइट्स होती हैं और बड़ी से बड़ी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम कवर करें। और अभी जो बच्चे हमारे पास आईटी में काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, वो 3 महीने के अंदर अपने माइनर और मेजर प्रोजेक्ट में एप्लीकेशंस और वेबसाइट बनाना सीखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, C++ और DB मोंगो। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। और जल्द ही हम अपनी एक ऐसी टीम खड़ी करने वाले हैं जहाँ पर आईटी के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी काम करें। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है इस तनख्वाह की। बच्चे 4 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए भी साल का कमा रहे हैं आईटी के अंदर, और उनकी उम्र महज 30 साल, 25 साल, 28 साल है। तो आने वाला समय भी आईटी का है। कारें ऑटोमेटिक चलना चालू हो चुकी हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। तो क्यों ना हम रीवा के स्टूडेंट्स को उस रास्ते में लेके चलें। यही सोचकर हमने आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आईटी में प्लेस करवाया है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, जैसे कि मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, कुछ और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं। अब नाम लेना बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ दे देते हैं और वो सब क्वालिफाई कर जाते हैं, देन वो कंपनीज़ के सामने अपना फाइनल इंटरव्यू देने बैठते हैं। जब तक वो यहाँ पर इंटरव्यूज़ डेमो क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक उन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं बैठाया जाता है। तो स्पेशली उन्हें ट्रेनिंग लेना पड़ता है ताकि हमारी जो कंपनीज़ आती है बच्चों को हायर करने के लिए, रिजेक्शन नंबर बहुत कम हो। रिजेक्शन नंबर मतलब अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो एटलीस्ट 8 से 9 बच्चे क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि अगर बच्चे कम क्वालिफाई करते हैं तो कंपनीज़ आना फिर बंद कर सकती है यहाँ पर। तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हम बच्चों को पहले ही प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देकर फिर यहाँ पर उन्हें फाइनल इंटरव्यू में बैठाते हैं कंपनीज़ के साथ। रीवा में प्रो स्किल को शुरू करने का कैसे सोचा, कैसे ये आइडिया दिमाग में आया आपके?
2020 एंड में मेरा रीवा आना हुआ, तो मैंने देखा यहाँ पर बेरोजगारी, मेरे परिवार में देखा मैंने कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, बट कोई गाइडेंस नहीं है कि जॉब कैसे करना है, करियर स्टार्ट कैसे करना है। तो फिर मैंने प्लान किया, जैसे कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट में है 12 साल का, तो कुछ बैठ के हमने प्लान किया कि हम कुछ यंगस्टर्स के लिए कुछ कर पाएँ, उन्हें वो नॉलेज दे सकें ताकि वो इंटरव्यू क्रैक कर सकें, सिर्फ लेबर या थर्ड ग्रेड जॉब के लिए ना जाएं, हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें। उसके लिए जो उन्हें क्वालिटीज़ चाहिए वो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम उन्हें पढ़ा सकें, समझा सकें। और जब हम ये प्रैक्टिस करना चालू हुए तो देखते ही देखते बच्चे जो हैं वो इजीली कवर कर गए, और आज काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई करके बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये उसी दिन की देन है जिस दिन हमने सोचा कि हम कुछ करें रीवा के बच्चों के लिए। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि कोई भी आ रहा है यहाँ पर तो सबसे पहला उनका यही ध्यान रहेगा कि हमें कौन सी बड़ी कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 2 तरह की कंपनीज़ हैं। जैसे कि आधी कंपनीज़ है आईटी की, आधी है नॉन आईटीज़ की। आईटी की अगर बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, प्रोग्रामर, तो उनकी सैलरी और उनका लाइफस्टाइल एक अलग ही लेवल पे है। तो हमारे पास आईटी की कंपनीज़ हैं जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस और इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। तकरीबन 100 ऐसी कंपनीज़ हैं जो आईटी के बेस्ड पर हैं, और तकरीबन 100 ऐसी कंपनीज़ हैं जो नॉन आईटी पे भी हैं। कुछ FMCG हैं, कुछ एडटेक कंपनीज़ हैं, और FMCG में अगर बात करें तो पार्ले, बिस्लरी और ऐसी बहुत सारी। एडटेक की अगर बात करें तो अनअकैडमी, अपग्रेड, बायजू और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारे पास। हम अगर बात करें कुछ पास्ट 1 मंथ या 2 मंथ की, तो हमारे पास हर हफ्ते तकरीबन 10 से 15 कंपनीज़ इंटरव्यूज़ रखती हैं यहाँ पर। कंपनीज़ हो गया, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन अब दूसरा जो सवाल आता है कि पोजीशन क्या होंगी और क्या पैकेज होगा। तो वो बताइए कि अभी तक क्या क्या पोजीशन पर जॉब मिल चुकी हैं यहाँ के लोगों को, और पैकेज क्या रहा है। ओके, सो स्पेशली अगर बात करें टेक्निकल की या नॉन टेक्निकल की, तो कोई भी अपना करियर अगर स्टार्ट करता है तो एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट करता है या जूनियर प्रोफाइल से स्टार्ट करता है। और उनका जो पैकेज होता है इंडिया के अंदर वो तकरीबन स्टार्ट होता है 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बट अगर मैं स्पेशली प्रो स्किल की बात करूं तो यहाँ पर जो बच्चों का पैकेज शुरुआत हुआ है वो शुरुआती ही 4 लाख से है। और कुछ बच्चे जो एक बड़े ही छोटे कॉलेज से थे यहाँ पर, नॉर्मल BCom से या BA से उन्होंने पढ़ाई करी थी एक छोटे से गांव से, जिनके माता पिता किसान हैं, और सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। उन्हें अभी जो तनख्वाह मिली है वो मिली है 5 लाख, 6 लाख और 8 लाख का जो पैकेज रहा है लास्ट वीक का। मतलब अमूमन ये होता है कि जो किसान परिवार होते हैं, जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट फील्ड की तरफ जाते हैं और इतने बड़े पैकेज की तरफ प्राइवेट सेक्टर में नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें यहाँ पर आकर इतनी अच्छी कंपनीज़ में और इतने अच्छे पैकेज के साथ काम करने को मिल रहा है। अब जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे आ रहे हैं, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बट ये माना जाता है कि 20-21 साल तक बच्चा जो है या स्टूडेंट है वो अभी मैच्योर नहीं है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि किसी छोटे बच्चे को किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो अभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, या जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कि एटलीस्ट 21 साल उनकी उम्र होनी चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बैक नहीं लगा होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, BA, BCom, BSc, फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आए, क्योंकि जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि उन्हें कंप्यूटर में काम कराना है, या HR की प्रोफाइल, अकाउंटेंट की प्रोफाइल, सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी प्रोफाइल पे काम कराना है, हम वो स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं अपने ट्रेनिंग में यहाँ पर। और कंपनी के अंदर जाने के लिए उन्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। तो हम उन्हें इंटरव्यू की पूरी ट्रेनिंग देते हैं,
ताकि वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर सकें, कम्युनिकेशन अपना शो कर सके, कॉन्फिडेंस शो कर सकें, अपने एटिकेट शो कर सकें, और स्पेशली वो बता सके कि वो किस केपेबल है। ऐसा नहीं कि यहाँ के बच्चे जो हैं, जब हमने फेस किया कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैलिबर है उनके अंदर, बट कहीं ना कहीं पर जब उनसे पूछा जाता है तो शर्मा जाते हैं या हिचकिचा जाते हैं, और यही कारण है उनके फेल होने का या इंटरव्यू क्लियर ना कर पाने का। तो वो हम सारी क्वालिटीज़, और कई बार उन्हें हम इतना प्रैक्टिस करा देते हैं कि वो विद इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी तक में वो इंटरव्यूज़ क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले हमने कईयों बार उनसे इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करवा ली होती है। कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं यहाँ पर? अभी हमारे पास 5 बैच हैं, और हर बैच में 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चों से ऊपर हम बैच में नहीं रखते हैं, क्योंकि उन पर फोकस कर पाना, क्योंकि हम स्कूल की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, हम कॉलेज की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं कि हमें उन्हें परसेंटेज या नंबर देना है, हमें उन्हें क्वालिटीज़ देनी है, हमें उन्हें स्किल्स देना है। तो एक एक बच्चे पे स्पेशली फोकस करना पड़ता है। तो तकरीबन इससे पहले हमारे पास लास्ट मंथ की अगर बात करें तो 4 बैच थे, अभी हमारे पास 5 बैच हैं, और जल्दी ही कुछ नए बैच और चालू होने वाले हैं। तो कितने अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं? तकरीबन अगर टोटल की हम बात करें तो 12 ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी सैलरी शुरुआत ही 4 लाख से हुई है, और सबसे हाईएस्ट जो अभी तक का सैलरी रहा है वो TRS कॉलेज के एक बच्चे का रहा है, जिसका नाम शिवेंद्र है, उसे 8 लाख का पैकेज मिला है। राम, आपने बताया कि आपने ऐसा फेस किया है कि जब आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कमज़ोर होती है, या फिर वो समझ पा रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, किस तरीके से उनकी स्किल होनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, तो ये जो आपने फेस किया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब बच्चा बाहर किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो इंग्लिश मैंडेटरी है, मतलब इंग्लिश उसे आनी ही चाहिए। इंग्लिश आने का मतलब नहीं है कि ग्रामर पे फोकस करें। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें व्याकरण आनी चाहिए, हम बिना व्याकरण के भी बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम इंग्लिश में भी फोकस करते हैं कि हम ग्रामर में फोकस करने की जगह उसे डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना सिखाएं, जैसे कि उसका प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी और उसके सेंटेंस फ्रेमिंग वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। कितने ऐसे बच्चे मिले जो ये कह रहे हो कि हाँ हम समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं सर, ऐसा हुआ है क्या? 99.99% ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसा माहौल नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर अभी किसी तरह का ऐसा कोई कल्चर सेट नहीं हुआ जहाँ पर वो कम्युनिकेट कर सकें, जाकर बैठ के बात कर सकें। बट अब हम आ गए हैं तो हम पूरी फोकस कर रहे हैं कि जितना उन्हें रिक्वायरमेंट है उससे कई ज़्यादा वो सीखें, कई ज़्यादा वो प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। एक धारणा होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो स्टूडेंट है वो भी जाता है, और पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि आप गवर्नमेंट फील्ड चुनिए, है ना, और आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑफर कर रहे हैं या फिर उन्हें मिल रहा है मौका प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, तो उसका कितना प्रेशर आप देखते हैं कि क्या है? ओके, सो स्पेशली अगर मैं रीवा या किसी छोटे शहर की बात करूं, रीवा के आसपास के गांव के, तो सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि माता पिता को ये नहीं पता है। गवर्नमेंट भी फोकस करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन दिन के 3 घंटे अच्छे से अगर वो पढ़ते हैं, जैसे कि तकरीबन वो सुबह के 1 घंटे न्यूज़पेपर को दें, शाम के 2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट को दें, अलग अलग विषय को दें, और इस तरह से 3 घंटा अगर वो पढ़ते हैं और 365 दिन देते हैं, तो उनका सिलेबस जो उन्हें पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आएगा, मैं आपको बात कर रहा हूँ इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी के अंदर भी अगर बच्चा दिन के 3 घंटे देता है उसके लिए सफिशिएंट है। तो दिन के 8 से 9 घंटे वो प्राइवेट जॉब करे एक अच्छे प्रोफाइल पे। 8 से 9 घंटे जॉब करने के बाद उसे पता होगा मेरे पास बचे हुए 3 घंटे सरकारी की तैयारी के लिए हैं, तो अपने 3 घंटे दिन के सुबह 1 घंटा, शाम के 2 घंटा अपने पढ़ाई पे दे। तो इस तरह से उसका टाइम टेबल मैनेज रहेगा, उसे पता होगा कि मेरे पास टाइम कितना है। बट वही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ बच्चा कहने के लिए सुबह से के लेकर रात तक सरकारी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उससे पूछ लो कि इस कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या सिलेबस है, तो शायद उसका भी आइडिया प्रॉपर तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मेरे पास बहुत टाइम है, राइट। तो यहाँ पर बच्चे को सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिसिप्लिन तरीके से, स्केड्यूल्ड तरीके से फॉलो करना है।
अपने जॉब पे भी फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम 1 से 5% तक ही प्रोबेबिलिटी देता है सेलेक्ट होने का, क्योंकि 10 लाख बच्चे बैठेंगे और 10 लाख में से 1% या मैक्सिमम 5% बच्चे सेलेक्ट होंगे। वो 95% बच्चों का क्या होगा? बेरोजगार। ठीक है। और 27 साल की उम्र तक ये सरकारी की तैयारी करेंगे। 27 के बाद इन्हें जाके पता चलेगा कि मुझे नौकरी करनी है। ठीक है। अब फोर्सफुली जब प्राइवेट की नौकरी करने पहुंचेंगे तो ना इनके पास स्किल्स होगी, ना इनके पास वहाँ काम करने की नॉलेज होगी। और कोई भी कंपनी 27, 28, 30 साल के तकरीबन, हम इसे बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है, कि ये बुजुर्गों के साथ कोई भी कंपनी आगे बढ़ना नहीं चाहती है। कंपनी चाहती हैं कि यंग, एक्टिव, जवान, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे, ताकि वो अपनी 100% डेडिकेशन देके कंपनी का ग्रोथ देखें और कंपनी की ग्रोथ के साथ वो अपना भी ग्रोथ करें। मतलब एक सही एज में हमें ये पता कर लेना है कि हमें किस सेक्टर में जाना है, हम एक ही उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, वरना हमारे हाथ से जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी निकल सकती हैं। एक और चीज़ है, लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि वैकेंसी ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी रहता है कि अरे जॉब ही नहीं मिल रही है, जॉब है ही नहीं, तो हम कैसे अप्लाई करें, हम कहाँ अप्लाई कर दें। ये फेस किया होगा शायद आपने, या बहुत सारे लोगों के मन में ही चलता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक छोटे से दुकानदार की बात करूं। एक छोटे से कपड़े वाले की दुकान है, तो उसे ऐसे कर्मचारी या एम्प्लॉय चाहिए जिन्हें कपड़े की नॉलेज हो, वो दिखा सकें कपड़े को, अच्छे से लोगों को समझा सकें। इसी तरह से बड़ी कंपनी के अंदर आपके पास अगर नॉलेज है तो कंपनी आपको लेगी। अगर आप ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप नौकरी देख सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन, जॉब, नीड, राइट, इन पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं अलग अलग प्रोफाइल की, लेकिन बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसे क्वालिफाई, उस जॉब को पाने के लिए बच्चों के पास इंग्लिश और उस काम को करने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो स्कूल में या फिर घर पे नहीं सिखाया जाता है, और जब उन्हें वो स्किल्स नहीं आती हैं तो कंपनीज किसी ऐसे स्टूडेंट्स पे क्यों रिस्क लेगी, क्यों रखेगी वो ऐसे किसी कैंडिडेट को काम पे जिसे सैलरी भी देना पड़े और सिखाना भी पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनीज ये चाहती हैं कि आपके पास बेसिक स्किल्स हों, बेसिक नॉलेज हो, आपके पास 20-30% की नॉलेज हो, बचा हुआ 70%, 80% कंपनी अपने ट्रेनिंग के दौरान सिखा देती है। बहुत जॉब्स हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मुझे किस सेक्टर में काम करना है, किस पोजीशन के लिए काम करना है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपने कहा कि क्वालिफाई करने की मतलब नहीं हो पाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो कैसे क्वालिफाई करें, क्या वो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें? ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। कभी भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो 2 फेज़ में होते हैं। पहले फेज़ में वो कुछ क्वालिटीज़ चेक करते हैं कैंडिडेट की, जैसे सबसे पहले वो देखते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप हिंदी में या इंग्लिश में जब आप बात कर रहे हो तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने एनर्जेटिक हो। फिर वो चेक करते हैं आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, कि आप जो आंसर्स दे रहे हो क्या वो पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हो या खुद से कंफ्यूज हो। थर्ड वो चेक करते हैं आपका एटिकेट्स कैसे हैं। जब ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं उनके रिक्वायरमेंट पे, देन वो क्वेश्चंस करते हैं कि आपके जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर जिस काम के लिए आपने कंपनी में अप्लाई किया है उसकी कितनी नॉलेज है। तो जब आप फर्स्ट फेज़ ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो कंपनी क्यों देखेगी आपको नॉलेज है या नहीं, क्योंकि नॉलेज से पहले कंपनी को अपना कल्चर मेंटेन करना होता है। उन्हें ये देखना होता है कि ये बंदा या जो भी कैंडिडेट है जो कंपनी के अंदर आ रहा है, क्या वो कल्चर को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, मोटिवेट टीम को कर पाएगा, पॉजिटिव रह पाएगा। देन वो जो टास्क है, जो काम कर रहा है, वो तो कंपनीज चेंज करती रहती है और सिखाती रहती है, इसीलिए कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, आपने बताया 5 बैच हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा है, फेस किया है। ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक जो लोग यहाँ पर आए हैं किस चीज़ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ा है? इंग्लिश का तो आपने बताया कि 99.99% हैं जो समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते, उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ा? अभी बच्चों के डाउट क्लियर नहीं है कि
वो जब जॉब करने जाते हैं तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपको ऑफिस स्किल्स आने चाहिए। सेकेंडरी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपको जो टास्क दिया गया है या फिर जो आपको काम करने के लिए दिया गया है वो आपको दिए हुए समय पे करना पड़ेगा, और इसे टारगेट बोला जाता है। जब कंपनी बोलती है कि आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा तो डर जाते हैं। ये एज है बच्चों की जहाँ पर उन्हें अपना 100% इनपुट देकर अपने आप को प्रूफ करना है, उस काम को कंप्लीट करना है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ रहा है अभी। थैंक यू राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि किन किन चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है जब हम एक प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी। जैसे बताया, एक टारगेट जब अचीव करना होता है तो उसको प्रॉपरली उस पर काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, इंग्लिश जो ज़रूरी है वो भी यहाँ पर सिखाई जा रही है। आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है जो यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाने के लिए, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं अच्छे पैकेज में, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। और न केवल सिर्फ जॉब के लिए बल्कि अपने आप में स्किल आपकी डेवलप हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो एक बहुत अच्छा मौका है रीवा के युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।